चलिए हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी किसके थ्रू, यम लक्ष्मीकांत में जो बातें हैं उन्हीं की चर्चा। यानी यम लक्ष्मीकांत एक संविधान की एक गाइड है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत यूजफुल है। GS2 का जो आपका मेंस का है, GS2 यूपीएससी और GS2 यूपीपीसीएस मेंस का, और जैसे उत्तराखंड में भी GS2 यही है, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, वहाँ भी गवर्नेंस है, तो वो चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ेगी। यानी लक्ष्मीकांत की भूमिका हमारे कंपटीशन में बहुत है। यूपीएससी देते हैं तो 250 नंबर की बात होती है, और अगर पीसीएस आप यूपीपीसीएस देते हैं तो 200 नंबर की बात होती है। यूपीपीएससी यानी उत्तराखंड पीसीएस देते हैं तो वहाँ भी 200 की बात होती है, 200 नंबर वहाँ भी होते हैं। यानी स्टेट में, स्टेट पीसीएस जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मोड में मेंस का आयोजन होता है, वहाँ इसकी बड़ी भूमिका है। यानी कि आपको लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, हाँ कुछ बातें नहीं समझ पाते हैं, कुछ चीज़ लक्ष्मीकांत में नहीं है तो उसे वो ऐड भी नहीं करते हैं। तो मैं आपसे इसलिए मैं इस क्लास को शुरू किया हूँ कि जिससे इन चीज़ों को ऐड भी किया जा सके। हमारे पिछले लेक्चर की अगर बात किया जाए, इसके पहले हमने संविधान के विकास यात्रा, मैंने यही बताया कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है, उन दो, राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्या, संविधान की आवश्यकता क्या, राज्य क्या है, इन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम संविधान की ऐतिहासिकता की बात कर रहे हैं, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चार्टर एक्ट 1600 से लेकर के हम कहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तक। बस एक पिट्स इंडिया एक्ट को आप एक समरी देना चाहता हूँ, थोड़ी सी बातें आपको जानना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट के आने का रीजन क्या है। आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो आइए शुरू कर लेते हैं, इस बात समझते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट है, इसे पास इसलिए पारित किया गया था क्योंकि कंपनी को नियंत्रित करना था। किसी कंपनी, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ही यह एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। और ये एक्ट पारित किया गया, लेकिन इसमें भी कमियां थी, बहुत सारी चीज़ की भी, सब रिकॉर्ड भी बना, गवर्निंग काउंसिल में 4 मेंबर भी लाए गए, और फोर्ट विलियम में एक, जो भारत के कलकत्ता फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वहाँ भी नहीं, मतलब सारी चीज़ की गई, ये मैं पिछले से बता चुका हूँ आपको, ये सारी बातें की गई। लेकिन अगर ये कहा जाए कि फिर भी रेगुलेटरी एक्ट में दोष थे, इसमें जो दोष थे उन्हें दूर करने के लिए लाया तो गया था, भ्रष्टाचार कंपनी में था, कंपनी घाटे में थी, उसके अनुशासनहीनता की वजह से लाया गया था। और ये 1773 के बाद 1781, यानी क्या, उसमें सुधार करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसके सपोर्ट में एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी अमेंडमेंट एक्ट 1781 आया, यानी जिसे आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट कहते हैं, 1781 में पास किया गया। अब क्या ये सफल रहा? अगर ये सफल होता तो 1781 और 1784, आप सोचिए कि 2 साल बाद दोबारा फिर एक एक्ट आ गया, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट असफल रहा होगा। यानी कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद वो चाहता था कि संशोधन हम कर देंगे, कहाँ पे कर देंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट सफल नहीं रहा, असफल रहा, इसलिए क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट कब का है? 1784 का है। अब हम लक्ष्मीकांत देखिए, आप बात को समझिए। और इस जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें की जो मूल बात रही, इसका अगर ये कहा जाए कि इसके लाने के पीछे क्या था कि कंपनी इसके पहले व्यापार भी करती थी, वही लोग व्यापार भी कर रहे हैं, वही लोग राजनीतिक शासन भी कर रहे हैं, यानी कि ये कहा जाए कि वो उसमें कोई पार्ट नहीं किया गया था, यानी जो व्यापार कर रहा है वही अपना नियम भी बना दे रहा है, इस तरीके से चल रहा था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट जब लाया गया तो ये हुआ कि कंपनी ने भारत के कुछ हिस्सों को क्या किया है, कंपनी ने, यानी कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जिन हिस्सों को अधिग्रहित किया है, यानी जिन्हें वो क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र
उन्हीं को कहा गया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करने आई थी, लेकिन इसने भारत के कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो जब वो उसने कब्जा कर लिया तो एक समस्या क्या है कि ये किसके अधीन है, कंपनी के अधीन है। लेकिन जो भी एक्ट लाए जा रहे हैं वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लाए जा रहे हैं। तो विलियम पिट के सहयोग से पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 में, और कहा गया कि भारत के जिन हिस्सों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन कर लिया है उसे हम क्या मानेंगे, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र मानेंगे। यानी भारत में ब्रिटिश अधिकारातीत क्षेत्र कहा गया। क्या गया, अधिकाराधीन, तीत नहीं बेटा, क्या कहा गया, कहा गया कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र यानी ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। यानी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र की अवधारणा किस एक्ट में है, 1784, पिट्स इंडिया 1784 में है। अब इस ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में कंपनी को शासन करने के लिए डिवाइड कर दिया गया। क्या किया गया, इसी एक्ट के तहत कहा गया कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में अगर कंपनी शासन कर रही है तो दो पार्ट कर दिया, क्या, बीओसी बनाया गया और बनाया गया क्या, बीओडी बनाया गया। अब आप समझिए, क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी यह क्या बना, यह था नियंत्रक मंडल और ये क्या था, निदेशक मंडल। क्या बना, निदेशक मंडल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रक मंडल है, इसका काम था ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करना, और जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में जो व्यापारिक मामले थे उनको नियंत्रित करने का काम दे दिया गया किसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में शासन दो लोग करना शुरू कर दिए। यानी उसी एक क्षेत्र में, जैसे आप सपोज करिए यह एक भूखंड है, यहाँ कितने ए राज्य है, बी राज्य है, सी राज्य है, डी राज्य है। यानी आप ये कहें कि बंगाल और मद्रास, गुजरात है ना, ऐसे मान लीजिए 3-4 राज्यों पे किसका शासन है, ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। तो यहाँ पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, सब व्यापारी राजनीतिक सब वही देखती थी। लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया, चूंकि घोषित क्या हो गया कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित हुआ, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना करके ब्रिटिश हुकूमत ने इस एक्ट के तहत क्या किया कि जो है इन क्षेत्र में जो राजनीतिक मामले होंगे उन्हें नियंत्रित करेगा कौन, नियंत्रक मंडल यानी कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और जो व्यापारिक मामले इस क्षेत्र में होंगे उन्हें नियंत्रित कौन करेगा, निदेशक मंडल के अनुसार चलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। ये बात कहा गया। यानी ये कहा जाए कि ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। यानी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित हुआ तो ये माना जाता है कि ब्रिटिश क्राउन के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। क्यों कहा गया, क्योंकि अब ये कन्फर्म होगा कि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो ब्रिटिश क्या कहते हैं, भारत में ब्रिटिश के अधिकाराधीन हो गया, भारत ब्रिटिश के अधीन हो गए। तो इसलिए कहा दिया गया कि ये कहीं ना कहीं ये क्या है कि जो है ब्रिटिश जो क्राउन है, यानी जो चूंकि वही बनाता था अधिनियम, तो कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज कौन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। यानी इसी के थ्रू उसने दावा कर दिया। क्या दावा कर दिया, अब चूंकि इसमें नियुक्ति होगी ना, सदस्य होंगे, तो इनके नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा, सम्राट करेगा, यानी ब्रिटिश क्राउन करेगा। तो इसलिए बात मान लिया गया, क्या कहा गया इस चीज को कि यह एक वैधानिक दस्तावेज है। किसका वैधानिक दस्तावेज है, ये वैधानिक दस्तावेज है ब्रिटिश क्राउन का, जब उसने घोषित कर दिया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। अब एक बात उठती है कि राजनीतिक मामला और क्या, व्यापारिक मामला। अब आप ये समझ गए कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में राजनीतिक मामला देखेगा बीओसी, व्यापारिक मामला देखेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी देखेगा। अब एक बात ये भी है कि राजनीतिक मामला का मतलब होता है कि सैनिक असैनिक सभी मामले, ध्यान रखिएगा आप। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे क्या लिखा है कि नियंत्रण मंडल राजनीतिक मामला, तो यानी कि क्या, सैनिक आवलिक असैनिक सभी मामले इसके अधीन आएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि सेना संबंधी कोई मामला होगा तो उसको नियंत्रित करेगा यही बी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और जो क्या कहते हैं असैनिक मामला, यानी वैसे जो कर्मचारी होते हैं उनके जो क्रियाकलाप होंगे उनको भी नियंत्रित कौन करेगा, नियंत्रक मंडल करेगा।
अब दूसरी बात है कि यहां तक ये भी कहा गया, तो जो निदेशक व्यापारिक मामला था उसमें अगर देखा जाए तो उसके हाथों में कम नहीं था, बहुत अधिक उसको दिया गया था। जैसे कहा जाए कि किन क्षेत्रों पर व्यापारी को निदेशक मंडल अपना निर्णय करेगा, तो उसका अधिकार भी कम नहीं था किससे, से क्या कहते हैं, बीओसी से। लेकिन चूंकि इसमें सैनिक असैनिक सभी मामले आ रहे थे और राजस्व वसूली संबंधी जो चीज़ें थी वो भी इसी में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये शासन कर रहा था और ये व्यापार कर रहा था, तो ज़्यादा महत्ता किसकी थी, इसी की थी। अब एक बात ये भी कि राजनीतिक क्रियाकलाप, जैसे अगर कहा जाए कि आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसमें मेंबर की नियुक्ति कौन किया, कितना किया, ये सवाल उठता है। तो राजनीतिक यानी बीओसी, जो आपका सैनिक असैनिक मामले को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था, इसमें 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य। ये सवाल आज पूछा जा सकता है, बीओसी में कितने मेंबर थे? 6 थे। और इस बीओसी में गवर्नर जनरल भी शामिल था, ये बात ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल, ये भी जानिएगा कि कहा गया कि बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की अनुमति के गवर्नर जनरल किसी भी भारत के किसी भी राजा से समझौता नहीं करेगा और ना किसी राजा से युद्ध करेगा, ये भी बात थी, ध्यान रखिएगा आप। यानी क्या कहा, बीओसी का नियंत्रण था, किस गवर्नर पे भी था इस मामले, यानी बिना बीओसी की अनुमति के गवर्नर जनरल किसी भी भारतीय राजा की सेना संघर्ष करेगा और ना ही उसकी सहायता करेगा, दोनों बातें थी। यानी अब हमने कहा ना, द्वैध शासन व्यवस्था है। ये द्वैध है कि व्यापारिक मामला बीओडी देखेगा और क्या कहते हैं राजनीतिक मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगा। समझ गए आप बात मेरी? अब 6 सदस्य इसमें थे, उसमें चांसलर भी था और क्या कहते हैं 4 प्रीवी काउंसिल के जो मेंबर होते तो वो भी लाए जाते, मतलब 4 भी 6 इसमें रखा गया था। यहाँ से पूछा नहीं जाएगा कि हाँ ये 6 मेंबर कौन कौन थे, तो इसकी बहुत नहीं ज़रूरत है। मतलब चांसलर, आप एक्सचेकर, एक राज्य सचिव, 2 हो गए, और 4 जो है अगर कहा जाए काउंसिल हो, प्रीवी काउंसिल के मेंबर होते थे, वो भी इसमें शामिल थे। यानी कि अगर ये कहा जाए राजनीतिक मामले को देखने के लिए जो प्रीवी काउंसिल, जो एक न्यायालय था कहाँ, लंदन में, जब सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता से आप क्या होंगे, असंतुष्ट होंगे, उसके विरुद्ध अपील करने कहाँ जाएंगे, प्रीवी काउंसिल जाएंगे। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में उसी प्रीवी काउंसिल के 4 मेंबर होंगे। अगर आप पिछले लेक्चर को मेरे देखे हैं और नोट्स आप बनाए हों तो आप मेरी बातें बखूबी समझ होंगे कि रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत 1774 में कहाँ, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसमें 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, 3 लिमिस्टर हाइट चैम्बर थे। अगर आप इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो अपील कहाँ करेंगे, प्रीवी काउंसिल, जो कि कहाँ थे, लंदन में। उसी प्रीवी काउंसिल के 4 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के क्या थे, सदस्य थे। अब बात नहीं समझ गए होंगे आप। ये लिंक करने की बात थी, जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक ये लिंक होंगे नहीं। इन्हें लिंक करने के लिए आपको पिछले लेक्चर को आत्मसात करना होगा। आप ये सोचते हैं कि हम पिछला लेक्चर नहीं पढ़ेंगे या नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये संभव है नहीं। ये संभव नहीं है जब तक आप पिछले चैप्टर को या पिछले जो भी लेक्चर हमारे दिए गए हैं उनको आप नहीं समझते हैं, तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। खुद ही सोचिए, क्या आप जन्म लेते ही क्लास 10 में होते हैं? क्या क्लास 12 पास आउट कर जाते हैं? क्या ऐसा है? क्लास 1 में तो एडमिशन लेते हैं ना। आजकल तो UKG LKG उसमें भी एडमिशन लेना पड़ता है। अभी तो आजकल एक क्या कहते हैं प्ले ग्रुप भी है, उसमें भी जाना पड़ सकता है आपको। तो आप समझ सकते हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप पिछले लेक्चर को जरूर देखिए, ये मेरा सुझाव आपके लिए है। बाकी आप खुद से समझदार हैं, कैसे बचोगे आप पे डिपेंड करता है। अब एक बात उठता है कि जो ये निदेशक मंडल और निदेशक मंडल और जो नियंत्रक मंडल था, ये दोनों विद्यमान थे। अच्छा, जो ये भी बात है कि जो निदेशक बोर्ड है वो कंपनी, अगर कहा जाए ये किसका है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बारीक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। किसी ने कहा कि प्रिंस इंडिया में पढ़ा चुका हूँ, इसका निर्णय हम करेंगे, हम क्या पढ़ा दिए क्या नहीं पढ़ा दिए, इसका निर्णय हम ही करेंगे ना। निदेशक मंडल किसके नियंत्रण में था और बीओसी किसके नियंत्रण में था? बीओसी और कौन? बीओडी।
क्या ये दोनों गवर्नर के नियंत्रण में थे भारत में या किसके नियंत्रण? सोचिए, आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ते नहीं बेटा। एम लक्ष्मीकांत के रहस्य का पर्दाफाश कर रहा हूं मैं। किसके नियंत्रण में रहा है? देखो मेरी बात ना सुनो, एक लाइन है, कहा गया अभी एक साधना बैठी हैं लास्ट सीट पे, पहले आगे बैठती थी लेकिन आजकल डर लगता है मनोज सर से, इसे लास्ट बेंचर बन गई हैं। तो कहा, इन्होंने कहा कि सब द्वैत शासन है पिट्स इंडिया एक्ट में। द्वैत शासन किसका है, कंपनी का या सम्राट का? पढ़ा नहीं बेटा, पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं है, हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना ना पढ़ना आपका है। चलिए अब आप ये समझिएगा कि जो मैंने आपसे बात किया, जो व्यापारिक मामला था, द्वैत शासन मीन्स क्या था, ये किसके नियंत्रण में है? BIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में है BOD। BOD को बनाना बिगाड़ना किसका काम है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी BOD के जरिए भारत के ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र पर, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण स्थापित करती थी। किसके द्वारा? निदेशक मंडल के द्वारा, व्यापारिक मामलों को। वहीं BOC पर नियंत्रण करता था ब्रिटिश सम्राट। किसके द्वारा करता था? नियंत्रक मंडल के द्वारा। अब आप समझ गए द्वैत शासन का रहस्य यहाँ छिपा हुआ है। यानी दो अलग अलग व्यक्ति एक ही क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं, दो अलग अलग व्यक्ति एक क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं। अगर एक ही व्यक्ति करता, अब हम कहते कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से निकाल के BOC बनेगा, BOD बनेगा, तो गड़बड़ा जाएगा, फिर द्वैत शासन कहाँ बचा? फिर द्वैत शासन तो है ही नहीं। तो जब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र द्वैत शासन की अवधारणा की बात आप कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में की गई थी, जो कि लियोनिस कॉर्टिस का कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं इस बात को। अब आप समझ गए ना, यानी ब्रिटिश सम्राट के क्या, ब्रिटिश सम्राट BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रित करता था, उसके अधीन था, वो नियुक्त करता था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BOD निदेशक मंडल में लोगों को नियुक्त करती थी। अब आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की कहानी अगर इतनी तरीके से आप समझ तो बहुत मजा आ जाएगा। इसमें खास बात और क्या, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप जानते हैं कि कंपनी के गवर्नर को ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। उनकी मदद के लिए किसकी मदद के लिए? गवर्नर जनरल की मदद के लिए, वारेन हेस्टिंग की मदद के लिए एक काउंसिल का सृजन किया गया, क्रिएशन किया गया। उस काउंसिल में 4 सदस्य थे। 4 सदस्य थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो समझ जाओगे, मानसन, बारबल, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस। अब आप समझ जाओ, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, बारबेल 4 थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इन चारों को एक कम कर दिया गया, यानी काउंसिल के, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर अब कर दी गई 3, जो होती थी पहले 4। अब ये कब हो जाएगी 4? तो आपको बताते चलें कि 1833 चार्टर 1833 में पुनः या क्या हो जाएगा, ये पुनः 3 के बजाय 4 हो जाएगा। चौथा सदस्य विधिक सदस्य होगा, जिसका नाम होगा लॉर्ड मैकाले। अभी होगा कब? 1833 के तहत होगा। अब एक सवाल उठा कि आपको करना चाहिए कि सर ये बताइए, क्या BOC BOD हमेशा बने रहेंगे? नहीं, BOC और BOD कब खत्म होंगे? भारत शासन अधिनियम 1858। जब भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 आएगा तो आप समझिएगा क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों का अंत हो जाएगा। यानी कि दोनों का अंत होगा कहाँ? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। तो इसकी जगह पे क्या आएगा?
तो इसकी जगह पर सृजन होगा, क्रिएशन होगा न्यू पोस्ट का, यानी न्यू पोस्ट का क्रिएशन करेगी कौन? ब्रिटिश हुकूमत। और वो नया पद क्या होगा? राज्य सचिव, यानी राज्य या कह सकते भारत सचिव, राज सचिव में नहीं कहूँगा, भारत सचिव के पद का सृजन होगा, जिसकी मदद के लिए 15 सदस्य होंगे। जिसकी सचिव की परिषद में भारत सचिव नियुक्त होगा और जो कि लंदन में रहेगा, उस भारत सचिव की मदद के लिए 15 सदस्य होंगे। 15 में से 8 सदस्य की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेगा और 7 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मैं तो आपको पहुंचा दिया था 33 में, बट मैंने इसलिए पहुंचाया आपको कि आप इस महत्वपूर्ण सवाल को समझिएगा, क्योंकि प्री के एग्जाम में कंपैरिजन करके सवाल पूछे जाते हैं। इसे मैंने पहुंचा दिया आपको कि ये सवाल करेगा आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, और नीचे लिख दिया लाइन, क्या लिख दिया? चार्टर 1813 के तहत सदस्यों की संख्या घटाकर 4 के बजाय 3 कर दी गई। गलत, गलत। या क्या लिख दिया? चार्टर एक्ट, दूसरा स्टेटमेंट, चार्टर एक्ट 1833 के तहत सदस्यों की संख्या 4 के बजाय 3 कर दी गई। गलत, सही नहीं। तो क्या जब लिखा है क्या दूसरी लाइन? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद से सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। करेक्ट। अगर इसको बना दिया जाए स्टेटमेंट 1 और दूसरा क्या बनाया जाए? क्या? कथन कारण का सवाल। कथन कारण का सवाल देखिए कैसे प्री बनेगा। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 4 सदस्यों का प्रावधान था। फिर नीचे के स्टेटमेंट लगा दिया क्या? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। फिर कामा 3 कर दी गई, कामा पुनः 1833 चार्टर के तहत सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। दोनों सही हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। ये है, अगर दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आप मेरी बात को बखूबी समझ जाएंगे। इतनी गहराई में उतरना है आपको। इतनी बातें से जब निकालोगे तभी आपके लिए कंप्लीट होगा, अन्यथा नहीं। एक बात और, ईस्ट इंडिया एक्ट में एक बात और कहा गया, अगर प्रांतीय जो सरकार है, स्टेट में सरकार, अगर वह गवर्नर जनरल के निर्देशों का अनुपालन नहीं करती है तो गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर देगी। ये पावर कहाँ मिल गया? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। अब इतनी बातें आप समझ गए हों। और अगर मान लीजिए भारत में जो लोग नियुक्त हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके कार्य अच्छे नहीं, अवैध हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लंदन में एक कोर्ट की स्थापना कर दी। कोर्ट, ये कहानी है। तो सारी चीज़ें इसमें किया गया। और क्यों किया गया? करने की वजह क्या थी? क्योंकि सुधार के लिए था। एक सवाल उठता है, किसी ने कहा कि सर आपने तो सब कुछ बता दिया लेकिन आपने एक बात नहीं बताई। क्या? कि 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट का सेटलमेंट लाया गया था, लाया गया। लेकिन सर 1784 के पहले क्या कोई एक्ट बना था या नहीं बना? ये सवाल उठता है। 1784, ये कहा जाए कि फिर एक्ट 1784 के पहले भी 2 एक्ट बनाए गए, लेकिन अच्छी तैयारी नहीं थी, इसीलिए वो पास नहीं हो पाया। जैसे अच्छी तैयारी कंप्यूटर नहीं करता है तो प्री पास नहीं कर पाता है। मेंस भले तैयार हो जाए लेकिन प्री उसका नहीं था तो वहीं फंस जाता है। ये दोनों बातें हैं। दोनों ये कहा जाए कि मेंस पढ़ते हैं तो प्री आपका हो जाता है, लेकिन यह है कि जब आपके पास पढ़ने का तरीका होगा तभी ऐसा होगा। कि मेंस पढ़ने वाला प्री पास होता है, सही है, लेकिन सब प्री पढ़ने वाला हमेशा मेंस कभी पास नहीं होता, ये भी सही है। तो ऐसे है कि 2 एक्ट लाए गए। किसके? ये बातें हो गई होंगी, आप मेरी बातें समझ गए होंगे।
जहाँ तक मुझे उम्मीद है। कुछ नहीं समझ में आया? समझ कहाँ का आएगा, आप लोग कहीं और खोए हैं। कोई पैर हिला के अपने आप को संतुष्ट कर रहा है, किसी का आप इसमें आप कंसंट्रेट क्लास के अंदर नहीं, मैं जानता हूँ इस बात को। आप जो सुनना चाहते हैं वो सुनिए कि आप लोग IAS बन जाएं, घबराइए नहीं, बस ऐसे लगे रहिए, IAS बन जाएंगे। आप लोग इस बात से खुश रहना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग IAS ही नहीं, इस राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी बातें हैं, ये भी संभव है। हाँ, आपको खुश रखने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि आप खुश तो रहिए कम से कम। तो इस 1700 इंडिया 1784 के पहले 2 एक्ट पास करने की कोशिश की लेकिन फेल कर गए। 1783 में दंडाज अधिनियम और 1783 में ही कौन सा अधिनियम है, फॉक्स भारतीय अधिनियम। आप इस बात को जानिएगा, ये दोनों पारित करने के प्रयास किए गए थे। पहले ये लाया गया था, फिर बाद में लाया गया था, लेकिन दोनों क्या हो गए, पारित नहीं हो सके, ये विधेयक नहीं पारित हुआ। ये क्या हुआ कि सरकार गिर गई, किसकी, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार थी, वो सरकार गिर गई, तो लंदन में विधेयक पास ही नहीं हो पाया। नहीं पास हुआ तो कह सकते हैं कि अगर ये देखा जाए, यहाँ पर अंग्रेजी सरकार का ही पतन हो गया। मतलब इन 2 अधिनियम को भारत के लिए बनाना चाहते थे वो, लेकिन सरकार उन्हीं की गिर गई। तब वही बाद में जब विलियम पिट आए तो उन्होंने क्या किया, पिट्स इंडिया 1784 को पारित करवाया। अब मेरी बात आप बखूबी समझ गए होंगे। इस बात की मुझे उम्मीद है कि कुछ बचा आपके लिए इसमें नहीं है, किसमें, 1784 में। स्टॉप।